साउथ अमेरिका का एक देश है गयाना। यहाँ की जेल में एक कैदी बंद है। यह उसके कैद का आखिरी दिन है। दरअसल उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है और कुछ ही घंटों के बाद उसे मार दिया जाएगा। वैसे साउथ अमेरिका में मौत की सज़ा पर पाबंदी है, लेकिन ब्राज़ील, गयाना कुछ ऐसे देश है जहाँ पर कि मौत की सज़ा दी जाती है कुछ ख़ास मामलों में, जैसे कि आपने मुल्क के साथ गद्दारी की हो तो। अब गयाना के साथ यह है कि 1997 में आखिरी बार किसी को मौत की सज़ा दी गई थी और उसके बाद में कभी भी इस सज़ा का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन यह मामला 1985 का है। लेकिन 85 में भी गयाना में मौत की सज़ा देने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं थे, जैसे कि आमतौर पे होता है। साउथ अमेरिका में इलेक्ट्रिकल चेयर का यूज़ होता है, एक ऐसी कुर्सी जिसमें बिजली आती है और उसमें कैदी मर जाता है, या फिर पॉइजनस गैस का इस्तेमाल होता है। लेकिन गयाना के पास दोनों ही इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो तय ये किया गया था कि इस कैदी को फौज के थ्रू गोली मारी जाएगी। सिपाही आएंगे, उसे गोली मारेंगे। खैर, वो कैदी अपने कमरे में बैठा हुआ है। उसकी वाइफ से उसको मिलने दिया जा रहा है, जैसे कि वहाँ का एक रिवाज है। तो वाइफ उससे कहती है कि आपके बगैर इस दुनिया में रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, आप माफ़ी मांग लीजिए, आपको आपके जो प्रेसिडेंट है वो माफ़ कर देंगे। तो उस पर वो कैदी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ये कहता है कि देखो, मैं जो हूँ यहाँ के प्रेसिडेंट और यहाँ के मिलिट्री चीफ दोनों के रास्ते का रोड़ा हूँ, दोनों ने मिलकर मुझे हटाने का प्लान किया है। ये बात पब्लिक यहाँ की समझती है। लेकिन अब ऐसा है कि मिलिट्री पावर के आगे पब्लिक का क्या चलेगा। अगर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ तब ये होगा कि मुझे मुजरिम की तरह से मारा जाएगा। अभी कम से कम मैं शहीद कहलाऊँगा। और ये ख्याल में रखो कि अगर मैं इस तरह से शहीद होता हूँ तो ये तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएंगे, तुम पूरी तरह से सेफ रहोगी। यहाँ से निकल कर कनाडा वापस चली जाना, अपनी ज़िंदगी को ठीक तरह से बिताना। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे अफसोस है कि मेरे वजह से तुमको इस मुसीबत में फंसना पड़ा है। वाइफ बहुत रोती धोती है। वो कहती है कि आप जीना नहीं चाहते। तो वो कहता है मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा। अब तक एक मैं बहादुर की ज़िंदगी जिया हूँ, अब तुम क्या चाहती हो कि एक मैं डरपोक आदमी, एक कायर जिसको कहते हैं कॉवर्ड, उसकी मौत मरूँ। ये मैं नहीं कर सकता। इससे होगा ये कि मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी से जाऊँगा ही, लेकिन एक बदनामी का दाग तुमको देकर जाऊँगा। वो मैं नहीं चाहता हूँ। खैर, वाइफ ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक के फिर और सिपाही वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा वक्त ख़त्म होता है। वाइफ रोती ही रही उस कमरे में बैठकर। उसको वहाँ बैठने दिया गया जहाँ से अपने हस्बैंड की मौत का नज़ारा वो देख सके। उसके हस्बैंड को वहाँ से ले जाया गया। बाहर में एक मैदान सा था जहाँ 2 पोल्स थे, वहाँ उनको बांध दिया गया दोनों पोल की मदद से। फिर बाद में उनके सामने मिलाकर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा जिस पे क्रॉस बना हुआ था वो लगा दिया गया। फिर 5 सिपाही आए जो उस कपड़े से तकरीबन 20 फीट की दूरी पर गन लेकर खड़े हुए। ऐसी अरेंजमेंट जानबूझ के की जाती है। सिपाहियों को ये नहीं पता होता कि किसके गोली से वो कैदी मरा है, उनको उस क्रॉस के ऊपर गोली चलानी पड़ती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सिपाहियों का मेंटल बैलेंस उससे न बिगड़े, क्योंकि अभी जो उनको ऑर्डर दिया गया है वो तो पूरा कर लेंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद में ऐसा भी होगा, उनके दिमाग में ख्याल ज़रूर आएगा कि वो तो बेगुनाह था, उस पर हमने बेकारी गोली चलाई थी। और ऐसे में कोई ऐसा सिपाही ये भी हो सकता है कि वो फिर भड़क कर जिसने ऑर्डर दिया था उसको गोली मार दे। तो इसलिए इन सब बातों से बचने के लिए वो बीच में पर्दा लगा दिया जाता है और सिपाहियों को ये नहीं पता होता कि किसके गोली से वो कैदी मरा है। खैर, वक्त आ गया, जेलर ने अपनी तरफ से इशारा किया, सिपाहियों ने गोलियां चलाई, किसी की गोली उस कैदी को लगी, उसकी मौत हो गई। कुछ देर के बाद में उसका जो डेड बॉडी था चेक करने के बाद उसकी वाइफ के हवाले कर दिया गया, जिसने चुपचाप से उसका फ्यूनरल किया और फिर वो वहाँ से गयाना को छोड़कर कनाडा चली आई। अब इस वाक़ये के, इस इंसिडेंट के तकरीबन 25 साल के बाद उसी गयाना में एक जगह है जिसको कहा जाता है क्रिस्टबॉल। क्रिस्टबॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि एक मैजिशियन यानी कि जादूगरनी रहती है। अब ये जादूगरनी का चक्कर क्या है, इसको समझने के लिए आपको गयाना के बैकग्राउंड में जाना होगा। देखिए, वैसे तो साउथ अमेरिका दुनिया के पिछड़े हुए इलाकों में नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 पर है अफ्रीका। जिस तरह से अफ्रीका में जादू टोने पे भरोसा किया जाता है, ऐसे ही गयाना में भी जादू टोने पे भरोसा किया जाता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि ज़्यादातर ऐसे ब्लैक मैजिक या जादू टोना करने वाली फीमेल्स यानी कि लेडीज़ होती हैं। कहते हैं कि गॉड से उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ऐसे वो लोग मानते हैं। अब वैसे तो गयाना में फ़ीमेल का पॉलिटिकल दखल नहीं होता,
बड़ी बड़ी पोजीशंस पे फीमेल बड़ी मुश्किल से आ पाती हैं, लेकिन जब ये जादू टोने की बात आती है तो यहाँ न सिर्फ फीमेल आ जाती हैं बल्कि टॉप लेवल पर आ जाती है और उनसे बड़े बड़े लोग आकर मिलते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिस्टाबेल है, ये उसके साथ में यही बात है, जो कि जादूगरनी के नाम से मशहूर है। और उसका जो एरिया है जहाँ पर उसने अपने एक छोटा सा विलानुमा घर बना रखा है जहाँ वो जादू टोना करती है, उसको क्रिस्टबॉल के नाम से जाना जाता है। तो क्रिस्टबॉल उस जगह का नाम जहाँ बैठ के जादू टोना करती है, और क्रिस्टाबेल उस लेडी का नाम जो कि जादू टोना करती है। उसके सामने में इस वक्त एक शख्स बैठे हैं जो कि फुटबॉलर हैं, सॉकर प्लेयर, और उससे वो ये जानना चाहते हैं कि देखिए, मैं नॉर्थ अमेरिका में तो खेलता रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसे कामयाबी ख़ास नहीं मिली है, जबकि साउथ अमेरिका में कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि उरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जहाँ फुटबॉल बहुत अच्छी तरह से खेली जाती है और यहाँ पर खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको गॉड की तरह से माना जाता है। अब वहाँ मैं जाऊँ तो मेरी तो मुश्किल हो जाए। गयाना में अब फुटबॉल ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे करके क्रिकेट नीचे जा रहा है, और फुटबॉल का ग्राफ जो ऊपर आ रहा है उसमें अपकमिंग जो प्लेयर्स हैं उनको लिया जाता है। तो मेरा लेवल इन प्लेयर्स के आसपास तो बैठता है, पर ये सब करने के पहले मैं आपसे अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर मैं इस तरह से यहाँ पर फुटबॉल खेलता हूँ तो क्या मेरा फ्यूचर सेफ रहेगा? तो उसने कुछ वो उसका जैसे था, उसकी आदत थी, वो क्रिस्टबॉल यानी कि एक ऐसा गोला होता था जिसमें से कि लाइट निकलता रहता था, उसमें देख के फ्यूचर बता दी थी। तो उसने उसको देखा, उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, तुम यहाँ पे फुटबॉल में सक्सेसफुल रहोगे, लेकिन फुटबॉल तक के अपने आप को लिमिटेड मत रखो, तुमको इससे और आगे निकलना चाहिए। तो उस खिलाड़ी ने पूछा कि भाई आगे मैं और कैसे निकल सकता हूँ? उस खिलाड़ी का नाम स्टीफान था। तो उसने कहा कि आप ये बताइए कि मैं ऐसे आगे कैसे निकल सकता हूँ? तो उसने कहा देखो, ऐसा है कि मैं जो जो कहती हूँ उन सारी बातों को तुमको मानना होगा। अगर तुम ये सब मानते जाओगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम यहाँ पर गयाना में एक नेशनल हीरो माने जाओगे, बल्कि आय के रास्ते और भी तुम्हारे लिए खुलेंगे। एक बहुत बड़ा बिजनेस तुम यहाँ चला सकते हो, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन तुम यहाँ बन सकते हो, तुम्हारा एक अच्छा खासा यहाँ नाम हो जाएगा, तुम इमॉर्टल हो जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बातें माननी होगी। तो स्टीफान ने कहा ठीक है, आज से आप जो जो मुझसे कहेंगी वो मैं सारा करते जाऊंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आप क्रिस्टाबेल के बारे में जान लीजिए। क्रिस्टाबेल भी कैनेडियन ही थी, कनाडा से आई थी। दरअसल उनके फादर कनाडा में रहा करते थे, जिनका नाम कि क्रिस्टोफर था। ये उनकी इकलौती बेटी थी। क्रिस्टोफर साहब को उम्मीद ये थी कि उनका कोई बेटा होगा जो उनका बिजनेस चलाएगा। अब देखिए, क्रिस्टोफर साहब जो थे वो ट्रेडिशनल टाइप के आदमी थे। फीमेल्स के बारे में उनका सोचने का तरीका वही था कि वो सिर्फ घर के लिए बनी होती हैं, बाहर का काम उनसे नहीं करवाना चाहिए, ऊंच नीच कुछ हो जाए खानदान की इज्जत पे आँच आती है। वो अपने बेटे होने का इंतज़ार कर रहे थे, उनको कोई बेटा नहीं हुआ, उनकी वाइफ इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब क्रिस्टोफर साहब कुछ तो भिन्ना है इस बात को लेकर, और दूसरा ये कि अब जैसे अब इस तरह की आपकी थिंकिंग हो तो फिर वो आप बहुत बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ मार रहे हो कि मेरा बेटा मेरा नाम बड़ा करेगा और मैं उसको ऐसे बनाऊंगा, वो सब तो अब वहाँ नहीं हो सकता था। तो उसी खींच में, उसी झल्लाहट में वहाँ से वो सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर बेच कर गयाना चले आए थे। यहाँ भी उन्होंने अपना बिजनेस किया, बेटी को बड़ा किया, लेकिन उनका प्लान कुछ और था। अगर ये काम वो वहाँ करते कनाडा में तो उनकी बदनामी भी होती, लोग उनकी हंसी भी उड़ाते। अब यहाँ उनका प्लान क्लियर था कि लड़की खूबसूरत है, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक लायक बनाएंगे, और फिर एक ऐसा शख्स ढूंढेंगे जो कि उनके दामाद के साथ साथ उनके बेटे का रोल भी प्ले करे। बेटी घर में बंद होकर रहेगी, लेकिन दामाद इस तरह से उनके लिए काम करता रहेगा। खैर, इसके लिए वो तलाश जारी रखते रहे, लेकिन ऐसे हुआ कि जब उनको ऐसा कोई एक शख्स मिला, ओलिवर नाम का, जिससे उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी और उसको बिजनेस के सारे टेक्निक्स भी समझाए कि वो उनके साथ साथ उस काम को करता रहेगा। लेकिन यह हुआ कि कुछ दिनों के बाद में एक एक्सीडेंट में दोनों ससुर जी और दामाद, यानी कि क्रिस्टोफर और उनका दामाद ओलिवर, ये मारे गए। और उसके कुछ ही दिनों के बाद में ये पता चला कि उनका जो एक मैकेनिक था जो उनके ही घर में काम किया करता था, उसने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने तफ्तीश की और उसने अंदाज ये लगाया किसी बात पर क्रिस्टोफर साहब की अनबन उस मैकेनिक से हो गई थी, तो मैकेनिक ने बदला लिया था, उनकी कार को ख़राब कर दिया था। ओलिवर तो बेकारी उस चक्कर में मारा गया। उससे बेचारी क्रिस्टाबेल जो थी वो विडो हो गई, अब बची हुई ज़िंदगी विडो की बिताएगी। और फिर जब उस मैकेनिक को लगा कि वो पुलिस से पकड़ लिया जाएगा तो उसने जहर खा के सुसाइड कर लिया। कभी भी किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगी कि क्रिस्टाबेल बहुत पहले से ही ये चाहती थी कि शादी ब्याह के चक्कर में वो न पड़े।
वो पढ़े लिखे अपना एक करियर बनाए। पहले फादर ने और फिर हस्बैंड ने उसको घर में बंद करके रख दिया था। क्रिस्टाबेल ने उस मैकेनिक को लालच दिया, उस मैकेनिक ने उस कार को ख़राब किया, जिससे उन दोनों की मौत हो गई, उसके फादर की और उसके हस्बैंड की। और उसके बाद में क्रिस्टाबेल ने बड़े चालाकी से उस मैकेनिक को भी जहर देकर अपने रास्ते से हटा दिया। बहरहाल क्रिस्टाबेल ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। मौका तो उसने खैर खुद बनाया था, उसका फ़ायदा उठाया। जो भी कुछ उसको फादर से पैसे मिले थे, वो सारे पैसों का उसका इस्तेमाल बहुत सही तरह से किया। यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, पॉलिटिक्स में उसने मास्टर्स की डिग्री ली और उसके बाद में फिर साइकोलॉजी में भी। लेकिन बहुत जल्दी उसके समझ में आ गया कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि बिज़नेस के बारे में बहुत कुछ वो नहीं जानती। अगर बिज़नेस में आती भी है तो बहुत पीछे रह जाएगी। दूसरी शादी वो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि हस्बैंड जो आएगा फिर वो बॉसिंग करेगा। बॉसिंग से बचने के लिए तो उसने सारे प्रपंच किए थे अब तक के। अगर दोबारा उसी बॉसिंग में फंसना पड़े तो इसका फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अकेले वो रहेगी कैसे, क्योंकि उसकी हस्बैंड की जब मौत हुई थी तब क्रिस्टाबेल की उम्र तकरीबन कुछ 25 या 26 साल की ही थी। एक लंबी ज़िंदगी बितानी है, ये बात तो वो भी जानती थी कि अगर वो सोसाइटी में इस तरह से अकेली रहती है, भले ही वो अमीर है, लेकिन उसको ऐसे कई लोग परेशान करते रहेंगे जो नौजवान रहेंगे, उसके पैसों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और जब वो उसको हासिल नहीं कर पाएंगे तो फिर उसकी वो बदनामी भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए क्रिस्टाबेल ने यह तय कर लिया था कि वो एक दूसरा रास्ता अख्तियार करेगी। और वो रास्ता था वही जो आपको शुरू में बताया जा चुका है कि उस जादू टोने का। वो ये बात जानती थी कि पॉलिटिक्स में एक जो फीमेल है उसका कोई वैल्यू नहीं गयाना में। वो ये भी जानती थी कि बिजनेस में भी शायद फीमेल के रास्ते बंद है, लेकिन जो मैजिक होता है, जादू होता है, उसमें उसके रास्ते खुले हैं। उसने शुरू में अपने एजुकेशन का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने साइकोलॉजी की स्टडी की थी। जो लोग उसके पास में आते उनको उनके फ्यूचर बताती जाती, और साइकोलॉजी का उसका जो नॉलेज था वो काम में आता। बहुत सारी बाद में उसकी बताई बातें सही साबित होती। आगे चल के उसका धीरे धीरे करके पॉलिटिशियन आने लगे, तो उसने जो पॉलिटिक्स की स्टडी की थी उसका भी इस्तेमाल किया। पॉलिटिशियंस को भी उसने रास्ते बताने शुरू किए। पॉलिटिशियन उस बात को मानते चले गए, लेकिन उसका नाम तब ज़्यादा फैला जब एक ऐसे छुटभैये से पॉलिटिशियन थे जो कि इलेक्शन चुनकर आना चाहते थे। तो जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने वो अपने जादू वाले बॉल में, यानी कि क्रिस्ट बॉल में, उनका फ्यूचर देख के बताया कि साहब ऐसे तो आप पॉलिटिक्स में नहीं जीत सकते, आपका अपोनेंट काफ़ी स्ट्रांग है, उसको रास्ते से हटाना होगा, और वो उसकी मर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे हट जाएगा, उसके लिए हमको ब्लैक मैजिक का यूज़ करना पड़ेगा। उन्होंने पूछा ये कैसे होगा, तो उसने एक गुड़िया बनाई उनके अपोनेंट के नाम से, कहा कि भाई इसके पेट में हर रोज़ आपको आके एक सुई भोंकनी होगी। जैसे जैसे आपके पेट में सुई चुभाएंगे आपके अपोनेंट के पेट में तकलीफ होती जाएगी। तकलीफ इतनी बढ़ जाएगी कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रह ही नहीं पाएगा, वो छोड़कर चला जाएगा। पहले तो उनको भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने ये कर देखा और वो सक्सेसफुल रहे। उनका अपोनेंट वहाँ से हट गया। जो बात वो नहीं जान पाए वो ये कि क्रिस्टाबेल ने उनके अपोनेंट के कुक को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया था। वो कुक हर रोज़ उस पॉलिटिशियन के खाने में थोड़ा थोड़ा एक स्लो पॉइजन, एक जहर मिलाया करता। मौत नहीं होती, पेट में तकलीफ होती। जब तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसको लगा कि अब वो पॉलिटिक्स में काम नहीं कर पाएगा, वो छोड़कर चला गया। ये पॉलिटिशियन सक्सेसफुल थे, चुनकर आ गए। अब दोनों ही पॉलिटिशियंस जो थे वो कोई ऐसे बड़े हाई लेवल के नहीं थे। और दूसरी बात ये भी थी कि इस बात की कभी तफ्शीश नहीं हुई, क्योंकि पहले वाला दूसरा पॉलिटिशियन तो मरा नहीं था, उसके तो सिर्फ पेट में तकलीफ थी। पुलिस ऐसी बातों की तफ्शीश करती भी नहीं है। बहरहाल हुआ ये, जैसे कि और मामलों में होता है कि लोग अफवाहों को बड़े जोर शोर से मनाते हैं, और जो बेवकूफ़ और नालायक होते हैं वो अफवाहों को और ज़्यादा फैलाते हैं। वही बात यहाँ पर भी हुई। इस पॉलिटिशियन ने एक बात की 4 बातें करके 4000 लोगों को बताई। वो 4000 लोगों ने 40 लाख लोगों को। ऐसे करते करते क्रिस्टाबेल का नाम वहाँ बहुत फैल गया। अब उसको एक तरह से गॉड मदर माना जाता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसके पास में आते हैं, उससे पूछते हैं, और क्रिस्टाबेल किसी और फिराक में है। वो इस चक्कर में है कि उसके हाथ में कोई ऐसे पॉलिटिशियन फंस जाए कि जिसके भरोसे वो उस कंट्री पे, उस गयाना पर अपनी हुकूमत चला सके, पावर चला सके। डायरेक्ट तो रूलर नहीं बन पाएगी, लेकिन इस तरह से वो काम को वो कर सकती है। देखिए ऐसा है कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में दोनों तरफ ही ये प्रॉब्लम आम है। फीमेल्स अगर डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ जाएं तो उनको वोट्स करने वाले बड़े कम होते हैं। हम 1985 की बात कर रहे हैं, अब तो खैर थोड़ा सिचुएशन बदल रहा है, सिनेरियो बदल रहा है। वेनेजुएला या बाकी जगह पर भी धीरे धीरे करके फीमेल पॉलिटिशियंस तो ऊपर आ रही हैं, लेकिन उस वक्त तो ऐसे नहीं था। तो
ये एक सबसे बड़े उसके रास्ते का रोड़ा था और वो चाहती थी पावर उसके हाथ में रहे। उसको मर्दों में या जेंट्स में या शादी ब्याह करने में या फैमिली में ऐसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इवन उसको पैसों के मामले में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, पैसे तो उसके पास वैसे ही काफ़ी सारे थे। वो ये चाहती थी कि उसके हाथ में पावर हो। अब जब उसने देख लिया कि सारे पॉलिटिशियंस के पीछे पड़ने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसको लगा कि उसके सामने में एक तरीका यही हो सकता है कि वो एक नेशनल हीरो तैयार करे। और जब उससे स्टीफान इस तरह से फुटबॉल के बारे में, अपने करियर के बारे में एडवाइस लेने को आए, तब उसको ये रास्ता साफ दिखाई पड़ा कि इसमें पोटेंशियल है, इसको खेलने के लिए वो भेजेगी। अभी यंग है, खेलेगा, धीरे धीरे करके गयाना में इसका नाम होगा, एक नेशनल हीरो बन जाएगा। शायद इसके फुटबॉल के स्किल से ये उरुग्वे में, अर्जेंटीना या ब्राज़ील में नेशनल हीरो न बन पाए, लेकिन यहाँ तो ये बन ही जाएगा। एक बार ये नेशनल हीरो बन जाता है तब इसको धीरे से पॉलिटिक्स में लाएंगे, इसकी हिस्ट्री को पता करके, इसके फैमिली बैकग्राउंड को पता करके, और धीरे धीरे करके इसको फिर एक नेशनल हीरो बनाएंगे और तब तक अपने हाथ में ही रहेगा और इसके ज़रिए पावर अपने हाथ में भी आ जाएगा। अब ऐसा वो इसलिए भी सोच रही थी कि उस वक्त के जो पॉलिटिशियन वहाँ के थे टॉप के, मोंटेना, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थे। मोंटेना के सामने क्रिस्टाबेल की हैसियत कुछ भी नहीं थी, हालांकि उसको गॉड मदर कहा जाता था। अब मोंटेना प्रेसिडेंट कैसे बने, इसके लिए भी जानने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल मोंटेना गयाना में पैदा हुए थे, यहीं पढ़ लिख के बड़े हुए थे। स्कूल लेवल पर तक तो ठीक था, बड़े सीधे साधे उनके ख्यालात थे, लेकिन जैसे जैसे वो यूनिवर्सिटी में गए वहाँ उन्होंने प्लेटो के स्टडी को किया। प्लेटो जो फिलोसोफर है, अब प्लेटो ने ये कहा था कि देखिए साहब, डेमोक्रेसी एक बकवास होती है। इसकी वजह यह है कि लोगों को अपना भला क्या है, बुरा क्या है, यही नहीं समझता है, और इसीलिए वो एक भेड़ बकरी की तरह से होते हैं, जिनको जिस तरफ हाँक दिया जाए वो चले जाते हैं। मोंटेना ने इस बात को बड़े आसानी से महसूस किया, क्योंकि गयाना में वो देख रहे थे कि लोग जिस तरह से काम काज करना चाहिए वो नहीं करते, क्रिकेट के चक्कर में पड़े रहते हैं, फुटबॉल के चक्कर में पड़े रहते हैं, ड्रग्स का चक्कर होता है। सबसे बढ़कर बात यह कि वोट का उनको शऊर नहीं है। 30% लोग भी ठीक से वोट नहीं करते, और जो करते भी हैं वो इस तरह से जादू टोने पे भरोसा करके वोट करते हैं। कल को अगर ये इस तरह की क्रिस्टाबेल जैसी कोई इलेक्शन में खड़ी हो जाए तो शायद वो भी जीत के तो भले ही नहीं आए, लेकिन बहुत लोगों के बहुत सारे वोट तो वो भी ले जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि जो प्लेटो ने कहा है वो ठीक है कि डेमोक्रेसी से डिक्टेटर होना कहीं अच्छा। अब डिक्टेटर बना कैसे जाए, पॉलिटिक्स में आके आप डिक्टेटर तो नहीं बन सकते, यहाँ पर तो डेमोक्रेसी है। तो उन्होंने फौज को ज्वाइन कर लिया, धीरे धीरे करके वो आर्मी चीफ की पोजीशन पे आ गए। अब उनके हाथ में गन थी और इस गन का इस्तेमाल उन्होंने पूरी तरह से ठीक तरह से किया। अब उन्होंने प्लेटो की इस बात को और भी एक सीखा था कि प्लेटो ने यह भी कहा था कि जो इस तरह से डिक्टेटर बनना चाहता है, एक आइडियल किंगडम बनाना चाहता है, वो शादी ब्याह ना करे, अपनी फैमिली ना बनाए, क्योंकि जिसकी अपनी फैमिली होगी वो बड़ा खतरनाक हो सकता है, खतरनाक सिचुएशन में फंस सकता है, क्योंकि फैमिली की वजह से उसको ब्लैकमेल किया जाएगा, वो लालच में पड़ जाएगा, पैसों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, करप्शन उसके दिमाग में आ जाएगा। तो अगर देश का आपको भला करना है तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए। मोंटेना ने उस बात को माना, शादी ब्याह नहीं किया, अकेले रहे, और ऐसे करते करते धीरे धीरे करके वो पॉलिटिक्स में आते चले गए। पॉलिटिक्स में तो नहीं, खैर फौज में आते चले गए, लेकिन पॉलिटिक्स में दखल भी देने लगे, बड़े स्ट्रांग बन गए। लेकिन एक बात वो भूल गए थे, इस तरह की जो सिचुएशन होती है, चाहे वो आर्मी चीफ की हो चाहे पॉलिटिक्स की हो, एक शेर की सवारी होती है। आप ऊपर बैठ जाते हो वहाँ ठीक है, अब आप नीचे नहीं उतर सकते। अगर आप नीचे उतरोगे शेर आपको खा जाएगा। मोंटाना के साथ वही हुआ। दूसरी बात, आप पॉलिटिक्स को बदलने के लिए आए थे, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत कम हुआ है कि कोई पॉलिटिशियन ने पॉलिटिक्स को बदला हो। ज़्यादातर पॉलिटिक्स जो होता है वो पॉलिटिशियन को ही बदल देता है। वही बात मोंटेना के साथ भी हुई। शुरू में आए थे कि गयाना को एक बड़ा कंट्री बनाना है, उसके वहाँ की चेंजेस करने हैं, लेकिन अब उनको अपना एग्जिस्टेंस बचाना भारी पड़ रहा था, अपने आप को बचाए रखना है। उसके लिए जो जो करना है वो सब उन्होंने करना शुरू किया। अब देखिए ऐसा है कि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस गयाना में इस बात को मानते रहे हैं कि साहब गयाना तो कभी मिलिट्री एक्सरसाइज में या किसी पे अटैक करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, और ना गयाना पे कोई अटैक करता है। मिलिट्री पे हम बेकारी पैसा खर्च करते हैं, तो मिलिट्री के पावर को कम करना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि आप टैक्स पे करते हैं, मिलिट्री चीफ को पावर देते हैं, और फिर वो उस गन से आपको कंट्रोल करने लग जाता है, तो इसको कम करना चाहिए। खुल के कोई नहीं कहता था, क्योंकि मिलिट्री चीफ के पास तो गन होती है, मिलिट्री पावर होता है, खुल के कैसे कहेंगे, लेकिन उस बात को छिपाने की कोशिश करते थे। अब एक प्रेसिडेंट जो थे वो थोड़ा सा इस बारे में बोलने लग गए थे, तो मोंटेना ने कुछ यूँ किया कि उनके खिलाफ एक इंक्वायरी लगवा दी। उनके
असिस्टेंट्स या उनके पार्टी के जो लोग थे उनको अपनी तरफ मिलवा लिया, उनके खिलाफ कुछ सबूत जमा किए, जूरी को बैठाया। अब जूरी वो होती है जो कि जजेस के अलावा कुछ 12 लोगों के जो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं उनको रखा जाता है। अब देखिए ये तो इंग्लैंड से आया हुआ प्रोसेस है। यहाँ इस बात को जान लीजिए कि साउथ अमेरिका में ज़्यादातर पोर्तुगीज़, स्पेनिश, कुछ इटालियंस भी और कुछ जर्मन्स भी, इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। लेकिन ब्रिटिश अकेले ऐसे थे जिन्होंने गयाना में अपनी कॉलोनी बनाई थी, और इसीलिए ये जूरी सिस्टम वहाँ पर भी था। तो इन्होंने जूरी को मैनेज कर लिया। अब वो जूरी तो कोई ऐसे ये नहीं होती है, एक्सपर्ट तो नहीं होती है, जैसे उनको बता दिया जाता है, जैसे वो न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं उस तरह से वो कर लेते हैं डिसीज़न। तो उन्होंने उस तरह से उस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट डिसीजन दे दिया। इन्होंने उसको समझाया कि देखो भाई, अभी इस तरह से तुम्हारे अगेंस्ट डिसीजन आया है, तुम हमेशा जेल में पड़े रहोगे, उससे फ़ायदा क्या हुआ? एक काम करो, अपनी गलती को मानो, रिजिग्नेशन दो, और यहाँ से तुम्हारे निकलने का इंतज़ाम मैं करवा देता हूँ। उन्होंने बड़ी दरिया दिली दिखाई, उनके कुत्ते बिल्लियों तक के उस जहाज़ में सीट बुक करवा के दिए, फैमिली के साथ यहाँ से वो चले गए, कुत्ते बिल्लियाँ लेके भी गए, और फिर दोबारा कभी पलट के नहीं आए। कहाँ वो रहते हैं, क्या करते हैं, कोई नहीं जानता। दूसरा प्रेसिडेंट थोड़ा सा स्ट्रांग था, इनकी बात को नहीं मानता था, जो उसके बाद में बना था। इन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं तो इस बात को नहीं मानने को तैयार हूँ, ये आर पार की लड़ाई है, या तो तुम रहोगे या मैं रहूँगा। तो अब की बार उन्होंने ये किया कि जब वो प्रेसिडेंट किसी दौरे पर अपने सपोर्टर्स के साथ बाहर गया था, जिसमें उसकी फैमिली भी थी, जब उसका जहाज़ लौट कर आया एरोप्लेन, तो उन्होंने उसको उतरने की परमिशन ही नहीं दी। पायलट के थ्रू उसको मैसेज भिजवाया कि अगर इस तरह से प्लेन चक्कर काटता रहा तो क्रैश हो जाएगा, मारे जाओगे तो अपनी बात कैसे साबित करोगे? तुम्हारे पास अब भी मौका है, जो पायलट के पास पेपर रखे हैं उनको साइन करो जिसमें तुम्हारा रेसिग्नेशन है और तुम अपनी गलतियां मान रहे हो, जिससे तुम्हारी फैमिली बच जाएगी। नीचे जब आ जाओगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुमको जैसे पहले वाले प्रेसिडेंट को एस्केप रूट दिया था, तुमको भी एस्केप रूट दूंगा, यहाँ से तुम बच के निकल जाओगे, जान बच जाएगी, लेकिन पॉलिटिक्स में तुम्हारा दखल नहीं रहेगा। अब वो उस प्रेसिडेंट को भले अपनी फ़िक्र नहीं थी, लेकिन अपनी फैमिली की फ़िक्र तो थी, तो उन्होंने वो सारे पेपर्स पे साइन कर दिए। नीचे उतर के आए, उनको तभी के तभी गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में उस बात को बता दिया गया कि भाई इसने इस तरह से गड़बड़ियाँ की थी, अपनी गलती को मान रहा है, इस देश को छोड़ के जा रहा है। वहाँ से वो भी चले गए। अब उसके बाद जो प्रेसिडेंट बना था नेल्सन, वो उनका कठपुतली प्रेसिडेंट था, उनकी मर्जी से सारे काम किया करता। लेकिन ऐसे हुआ कि ग्रेगरी नाम के एक शख्स थे जो कि कनाडा से गयाना आए थे। इनके आने की कहानी भी अजीब सी है। कनाडा में ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, बिजनेस में भी था, पॉलिटिक्स में भी इनका दखल था, लेकिन वक्त बदला, पॉलिटिशियंस इनके कॉन्टैक्ट खत्म हुए, बिजनेस में इनका दखल खत्म हुआ। धीरे धीरे करके इनको फिर ये एहसास हुआ कि अब तो एक छोटे से शख्स बन के रह जाएंगे। तब इनके दोस्त ने समझाया कि कनाडा जैसे बड़े जगह में एक छोटा सा इंसान बने रहने के बजाय ये करो कि गयाना जाओ। अभी कुछ लोग यहाँ से गए, वहाँ ऑयल रिसोर्सेज नए नए मिले, लोग पैसा लगा रहे, तुम जानते हो, वहाँ पैसे लगाओ, पैसे बनाओ, और दिल करे तो पॉलिटिक्स में भी आ जाओ, छोटा सा देश है, पॉलिटिक्स कंट्रोल हो जाएगा। इन्होंने वही किया, काम सब ठीक ठाक हुआ। लेकिन आगे चल के इनके दिमाग में वही बात आई कि मिलिट्री को बेकारी पैसे दिए जाते हैं और मिलिट्री ऊपर से हमको कंट्रोल करती है, इसको हटाना ज़रूरी है। उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बना लिया था अपना कि काम को कैसे करना है। उनके जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, क्योंकि ये तो वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट नेल्सन जो थे, उनको उन्होंने बात समझा दी। नेल्सन ने भी कह दिया कि ठीक है भाई, मैं इस पछाड़ में नहीं पड़ता, 1 साल के बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। लेकिन जब ये खबर मोंटेना को लगी, उन्होंने नेल्सन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तुम रिटायर्ड हो जाओगे, तुम्हारी हैसियत क्या रहेगी, आगे भी चल के प्रेसिडेंट बने रहो। ये करते हैं कि ग्रेगरी को हम दोनों मिलकर फांसते हैं, उसके खिलाफ कुछ चार्जेस लगाते हैं। देखो भाई, ग्रेगरी खतरनाक आदमी है, ये पहले वाले 2 प्रेसिडेंट्स की तरह का नहीं है। ये अगर यहाँ से हम देश से इसको निकालते हैं तो वहाँ जाएगा, इसके रिसोर्सेज जो कनाडा में होकर जमा करेगा, वापस आके हमको अटैक करेगा। इसका मरना ज़रूरी है। वाइफ है, सीधी सादी है, बच्चा तो इसको कोई है ही नहीं जो हमसे बदला लेगा। तो एक बार इसको मार दिया, इसके वाइफ को यहाँ से निकाल दिया, तो ये किस्सा ही खत्म हो गया। और फिर वही हुआ जो आपने शुरू में सुना था कि जिस तरह से वो ग्रेगरी को मौत की सज़ा दे दी गई थी। तो अब यही मोंटेना ने उसके बाद में काफ़ी चेंजेस कर लिए इन 25 सालों में। मिलिट्री के पावर्स उन्होंने खुद होकर ही मिनिमाइज़ करवा दिए। नेल्सन की मदद से ही वो पावर में आगे चलकर आ गए और वो अब प्रेसिडेंट की तरह से काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो नेल्सन से जो समझौता किया था वो ये कुछ ये कि नेल्सन का बेटा जो अल्बर्ट था, वो अल्बर्ट अब उनके असिस्टेंट की तरह से काम करता। वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन उन्होंने ख़त्म करवा दी थी, क्योंकि वो जानते थे वाइस प्रेसिडेंंट आगे आगे चल के आपको चैलेंज करने लगता है। तो उनके असिस्टेंट की तरह से वो काम करता था। उसको उन्होंने कह रखा था कि जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा
तुम पावर में आ जाओगे। अब ये मोंटेना जानबूझ के कर रहे थे, क्योंकि प्लेटो ने अपने बुक में ये भी लिखा था कि जो इस तरह से पावरफुल होता है उसको ऐसा कोई शख्स अपने पास में रखना चाहिए जो नॉन एम्बिशियस हो, जिसके एम्बिशंस तो ना हो, लेकिन वो तुम्हारे ब्लेम को ले सके। तुम अगर कुछ गड़बड़ियां कर देते हो, कुछ गलतियां तुम्हारे हाथों हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी उस पर डाली जा सके। और इसीलिए नेल्सन की मौत के बाद उसके बेटे अल्बर्ट को उन्होंने इस तरह से वहाँ पे रखा हुआ था। खैर, अब ये मोंटेना इस तरह के यहाँ पर थे, तो इनको हटाया जाना बहुत ज़रूरी था। क्रिस्टाबेल ने प्लान किया, स्टीफान को कई तरह के टूर्नामेंट्स वगैरह में भेजा। धीरे धीरे स्टीफान का काफ़ी नाम हुआ, बहुत जल्दी स्टीफान एक नेशनल हीरो की तरह से बन गए। उसके बाद में उन्होंने स्टीफान से ये कहा कि भाई तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। तो स्टीफान ने बताया कि माँ की मौत इस तरह से हुई थी, कुछ बीमारी से वगैरह हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, यहाँ पर गयाना में हेल्थ केयर ठीक से नहीं है, तो ये स्टीफान साउथ अमेरिका के और देशों में जाके, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील, यहाँ जाके फुटबॉल खेलेगा, पैसा वहाँ से डोनेशन की तरह से कलेक्ट करके लाएगा, एक हेल्थ सेक्टर यहाँ पर बनाया जाएगा, एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उसने उसका इस्तेमाल किया, धीरे धीरे करके इनका नाम काफ़ी हो गया। अब एक तो वो नेशनल हीरो जो देश के लिए इस तरह से काम कर रहा है, और उसके बाद में उसके पीछे में ये गॉड मदर, तो एक अच्छा खासा स्ट्रांग पोजीशन बन गया। लेकिन ये बात वो भी जानती थी, क्रिस्टाबेल, कि इतने आसानी से इसको इलेक्शन में जिताना या उसको हीरो बनाना, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। नेशनल हीरो बन चुका है, लेकिन पॉलिटिक्स का हीरो कैसे बनेगा। और ऐसे में उससे मुलाकात की मोंटाना ने उसको समझाया क्रिस्टाबेल को कि देखो क्रिस्टाबेल, तुम ये चाहती हो कि तुम पावर में आओ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें मैं वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा, लेकिन किसी तरह से इस स्टीफान को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चुनकर आ जाता है बहुत अरसे तक के तुमको ये भी ये सहन नहीं करेगा, तुम्हें हटा देगा, नुकसान तुम्हारा भी होगा, मेरा भी होगा। क्रिस्टाबेल ने थोड़ा सोचा और उसने फिर मोंटेना से कहा कि देखिए मोंटेना साहब, ये उसी ग्रेगरी का बेटा है। ग्रेगरी की वाइफ जब यहाँ से गई थी ग्रेगरी का फ्यूनरल करके, तब वो प्रेग्नेंट थी, आपको खबर नहीं लगी। इस बेटे को उसने जो बर्थ दिया था वो कनाडा में जाके दिया था। माँ की इसकी मौत हो गई किसी बीमारी के वजह से, ये लौट कर आया है, लेकिन इसको जान से मारने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह है, आपको ग्रेगरी को भी जान से नहीं मारना पड़ा होता। ग्रेगरी को दरअसल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था, जिसको कि हम ASD कहते हैं। उसका दिमाग का कंट्रोल धीरे धीरे हाथ से जा रहा था, बहुत जल्दी शायद वो पागलों की तरह से हरकतें करता और शायद वो उस तरह से मारा भी जाता। लेकिन वो इस बात को जान गया था, इस बात को उसने किसी को नहीं बताया, अपनी वाइफ को भी नहीं बताया, और एक शहीद की वो मौत मरा। अब अगर इस कार्ड को स्टीफान खेलता है इलेक्शन में, तो आपके अगेंस्ट वो चुन के आएगा। लेकिन स्टीफान को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ASD होता है ये हेरिडिटरी कैरेक्टर से आता है। अगर फादर को है तो बेटे को होने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने इसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी है, स्टीफान को ये है। उसको बस कुछ ही वक्त कैद करके रखने की ज़रूरत है, जब तक कि इलेक्शन हो नहीं जाता। बाद में छोड़ देंगे, उसके दिमाग का कंट्रोल धीरे धीरे जा ही रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, उसकी हरकतें, पागल हो जाएगा, तो वो वैसे ही अपनी मौत मरेगा। क्योंकि अब अगर उसको आप मारते हैं तो ये भी शहीद हो जाएगा। और उस वक्त शायद 25 साल पहले लोगों ने आपके अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं किया था, लेकिन अब के बाद लोग रिवॉल्ट कर देंगे, इसका काफ़ी नाम है। उन्होंने इस बात को मान लिया। तो क्रिस्टाबेल से उन्होंने टिप्स लिए, उसके ऑफिस में रेड वगैरह करवाई, उसके जो फाइनेंसर्स थे या उसके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जो हिसाब वगैरह रखा करते थे, उनके खिलाफ भी उसने कुछ बहुत सारे प्रूफ इनको दे दिए मोंटेना ने उन सबको वहाँ से हटा के उसको वीक कर दिया, उसको जेल में डलवा दिया। उससे मिलने के लिए वो गए, उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे फादर को मारना नहीं चाहता था, मुझे मारना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब तुमको मैंने यहाँ पकड़ लिया है और मुझे पता है कि तुमको इस तरह से ASD है, तो तुम्हें मारने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जो गलती मैंने तब की थी वो गलती अब मैं नहीं करूँगा। जेल में आराम से बड़े रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में तुमको छोड़ दिया जाएगा जैसे इलेक्शन हो जाएंगे। अब स्टीफान के पास कहने के लिए कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ से घिर चुका था। लेकिन ऐसे हुआ कि बस एक हफ्ते के बाद ही कहीं ये मोंटेना साहब जा रहे थे हेलीकॉप्टर में बैठकर किसी जगह का दौरा करने, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उनकी मौत हो गई। अब जब उनकी मौत हो गई तो उनका कंट्रोल छूट गया। अल्बर्ट से, जो कि उनके असिस्टेंट थे, उसको समझाने की बहुत कोशिश की क्रिस्टाबेल ने कि
स्टीफान को किस तरह से जेल में रखा जाए तो हम लोग इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर लेंगे। लेकिन अल्बर्ट ने कहा मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। दूसरा, वो ऐसे ही वो नेशनल हीरो है, उसकी बदनामी हो रही है। अल्बर्ट ने स्टीफान को रिलीज़ करवा दिया। स्टीफान इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर गया, वो चुनकर भी आ गया। अब वापस क्रिस्टाबेल ने स्टीफान से कांटेक्ट किया। उसने कहा कि देखो तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी भी कुछ नहीं है, उम्र तुम्हारी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ टिप्स मोंटेना को दी थी, लेकिन हम लोग समझौता अब भी कर सकते हैं। तुम प्रेसिडेंट रहोगे, मैं तुम्हारे असिस्टेंट या वाइस प्रेसिडेंट की रोल को प्ले करूँगी। तो उस पर स्टीफान ने कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से तुम मुझे जादू या इस तरह के मैजिक दिखाया करती थी, एक मैजिक मैंने भी दिखाया। मैंने अपने फादर के बारे में तुमको गलत इन्फॉर्मेशन दी कि उनको ASD था, उनको ASD था ही नहीं। और चूंकि वो हेरिडिटी कैरेक्टर से आता है, फादर को तो बेटे को भी आता है, तो मैंने अपनी एक ऐसी नकली रिपोर्ट बना के रखी थी जिसको तुमने पढ़ लिया, असली समझा और तुमने मोंटेना को इन्फॉर्मेशन दे दी। मोंटेना को रास्ते से हटाया जाना ज़रूरी था और इसके लिए मैंने अल्बर्ट की मदद ली, क्योंकि जब तक मोंटेना पावर में रहता अल्बर्ट को कभी भी वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनने नहीं देता। तो मैंने अल्बर्ट को ये भरोसा दिलाया कि भाई नेल्सन के साथ भी तुम्हारे इस मोंटेना ने इस तरह से गद्दारी की थी, तुम्हारे साथ भी करेगा। अल्बर्ट इस बात को मान गया। उनका जो एक्सीडेंट था उसी ने स्टेज कराया। एक्सीडेंट कैसे स्टेज करते हैं तुम अच्छी तरह से जानती हो, तुमने अपने हस्बैंड अपने फादर को इसी तरह से मारा था। तो अब यहाँ से मैं प्रेसिडेंट रहूँगा। अपने बाप के मौत का बदला मैंने मोंटेना से वैसे भी ले लिया है। मेरे असिस्टेंट की तरह से या वाइस प्रेसिडेंट की तरह से अल्बर्ट काम करेगा, इसलिए वहाँ तुम्हारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बस तुम्हारे साथ मैं एक उपकार कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने मेरा करियर बनाने में मदद की थी, कि तुम्हें एक सेफ पैसेज यहाँ से दिया जाएगा। तुम कनाडा जाओगी, वहाँ रहोगी। और इस तरह से फिर क्रिस्टाबेल वहाँ से निकल कर कनाडा लौट आई और फिर दोबारा कभी वापस वो गयाना नहीं गई। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो या रखे, उनके जवाब आपको देता हूँ।